हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट होने वाला, चौथा लेक्चर होने वाला आज का लेक्चर। और हम आज के लेक्चर में क्या क्या देखेंगे पहले वो देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो कैटेगरी की मेडिसिन की। पहला जो हमारा कैटेगरी होगा मैक्रोलाइड, दूसरा क्या होगा फ्लोरोक्विनोलोन। क्लियर। हम पिछली क्लास में दोस्तों पढ़ चुके थे अमाइनोग्लाइकोसाइड के बारे में, साथ में टेट्रासाइक्लिन के बारे में। पिछली क्लास में हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे मैक्रोलाइड, साथ में फ्लोरोक्विनोलोन। क्लियर। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, पहला क्या हमारा माइक्रोलाइड्स। माइक्रोलाइड्स क्या होते हैं पहले आप सबको पता ही होगा। माइक्रोलाइड्स क्या होते हैं, नाम कहीं न कहीं सुने होंगे। माइक्रोलाइड्स एक ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। यानी एक प्रकार का हमारा क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब आप सबको पता है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ क्या हो, जो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में हार्म कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया के खिलाफ क्या हो, इफेक्टिव हो। यानी कहने का मतलब उस बैक्टीरिया को क्या कर दे, किल कर दे, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। क्लियर। उसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। देखिए माइक्रोलाइड क्या है, माइक्रोलाइड एक क्लास है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया को किल करवाने का, यानी उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। प्राइमरी क्या आता है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स है। ये क्या है, प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक। कहने का मतलब है ये क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लार्ज माइक्रोसाइकिल लैक्टोन रिंग होते हैं, साथ में शुगर मोइटिस होते हैं। क्लियर। इसमें क्या होता है, शुगर एक मोइटिस होता है, शुगर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, साथ में लैक्टोन रिंग भी इसमें पाए जाते हैं। उसे हम मैक्रोलाइड्स कह रहे हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसे बाइंड 50S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट कर देता है। जिसे यानी कहने मतलब है जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो 50S जो राइबोसोमल जो सब यूनिट है, जो जाके बाइंड होता है, उसको क्या करता है, रोक देता है। जिसके कारण क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ टीआरएनए, जिसके कारण जो टीआरएनए जो ट्रांसलोकेट कराता है, जो अमाइनो एसिड को लाके जो बाइंड करवाने का काम करता है, जिससे प्रोटीन बनती है, उसकी ग्रोथ को यानी उस प्रोसेस को रोक देता है। जिसके कारण प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस न होने से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्लियर। डिस्कवरी की बात करें तो 1950 ईस्वी में स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियंस यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन से इसकी डिस्कवरी हुई थी। और जिसको स्पेक्ट्रम की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी में, सम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, एटिपिकल ऑर्गेनिज्म में जैसे क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और लेजियोनेला में, इन सब की बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए, इन सब की बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, मैक्रोलाइड का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्रोलाइड और पेनिसिलिन अल्टरनेटिव इन एलर्जिक पेशेंट। कहने हैं कि ऐसे पेशेंट जिसमें क्या होता है, पेनिसिलिन का एलर्जी होता है, पेनिसिलिन से एलर्जी होता है, ऐसे पेशेंट में हम माइक्रोलाइड यानी पेनिसिलिन के स्थान पे हम माइक्रोलाइड दे सकते हैं, जिससे पेशेंट में पेनिसिलिन से एलर्जी होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन हो सकता है, जैसे इरिथ्रोमाइसिन हो गया। इरिथ्रोमाइसिन आप सब नाम सुने होंगे, जैसे ग्राम इरिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है। तो हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसके ग्राम पॉजिटिव, लिमिटेड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में काम करता है। ओरल यूज की बात करें तो एसिड अनस्टेबल होता है, यानी एसिड के साथ इसे नहीं दे सकते हैं। एंट्री कोटेड या स्टर प्रोडक्ट के रूप में इसे दिया जाता है। कहने का मतलब जब दवा दी जाएगी है तो इरिथ्रोमाइसिन की जो मेडिसिन है इसे कोट करके, यानी इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है। कोटिंग चढ़ाने के बाद इन दवा को दी जाती है, क्योंकि अगर एसिड के संपर्क में दवा आएगी तो दवा क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। क्लियर। आगे बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। जो सेकंड जनरेशन का इसमें मेडिसिन होता है वो क्या है, क्लैरिथारोमाइसिन। क्लियर। क्लैरिथारोमाइसिन जो होता है ब्रॉडर है एंड देन इरिथ्रोमाइसिन की अपेक्षा में क्या होता है, ब्रॉडर होता है। और इम्प्रूव्ड ग्राम निगेटिव कवरेज करता है। जो ग्राम निगेटिव है मोस्टली उन पर फोकस करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और जो इसका लॉन्गर हाफ लाइफ होता है, कन्वीनियंट डोजिंग होता है। यानी कहने का मतलब जिसके लॉन्ग हाल्फ लाइफ होती है, वो क्या होती है, हमारे जो फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन उसकी कंपेरिजन में क्या होती है, अच्छी होती है। यानी कहने का मतलब इसे बार बार इसको डोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड जनरेशन की जो मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन, मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। ये ब्रॉडेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, और इंक्लूड किया जाता है एटिपिकल पैथोजन को इंक्लूड करता है उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। जिसका लॉन्ग हाल्फ लाइफ होता है वंस डेली डोजिंग, यानी कहने का मतलब है दिन में एक ही बार इसको लेने की जरूरत पड़ती है, इसको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जो हाल्फ लाइफ है वो बहुत अधिक होती है। मैग्नीशियम ऑफ एक्शन की बात करें तो टारगेट क्या हमारा है, राइबोसोमल 50S राइबोसोमल सब यूनिट को उसको बनने से रोकना, जिसके कारण हमारा क्या प्रोटीन का सिंथेसिस ना हो पाए। और एक्शन क्या करता है, इनहिबिट ट्रांसलोकेशन स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो ट्रांसलोकेशन का जो स्टेप होता है उसे इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक। कहने का मतलब है शुरुआत में क्या करेगा, बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकेगा, लेकिन सम बैक्टीरियोसाइडल एट हाई डोज। लेकिन अगर इसकी डोज की क्वांटिटी बढ़ा दें तो बैक्टीरिया
बैक्टीरिया को किल भी करवा देता है। कहने का मतलब है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट भी ये देता है एट हाई डोज पे बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देता है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो मेथाइलेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए इफ्लक्स पंप क्या कर सकता है, ये क्या करेगा कि रेजिस्टेंस क्रॉस करवा सकता है। मतलब बैक्टीरिया में क्या करेगा, जो हमारे अभी हम पढ़े थे मैक्रोलाइड, इसमें जो भी ड्रग आते हैं इन सब ड्रग के खिलाफ क्या करेगा बैक्टीरिया अपने लिए एक रेजिस्टेंस कॉज कर लेगा। यानी कहने का मतलब है अब उस बैक्टीरिया पे इन दवाओं का कोई असर नहीं होगा। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा होता है मिथाइलेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए के कारण, इफ्लक्स पंप के कारण। क्लियर। आगे बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स देखिएगा, ओरल हो सकता है, एसिड में अनस्टेबल फॉर्म में हो सकते हैं जैसे क्लैरथरियोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या होते हैं, एसिड के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाई इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन होता है जैसे एजिथ्रोमाइसिन एक्युमुलेट इन फैगोसाइट्स। जो फैगोसाइट सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में उसमें एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लीवर में होता है, जैसे साइटोक्रोम 3A4 जो सेल्स होते हैं और ड्रग इंटरेक्शन के कारण क्या करते हैं, इसको मेटाबोलाइट कर देते हैं। यानी इन जो दवाएं होते हैं इन दवाओं को हमारा लीवर क्या करता है, मेटाबोलाइट करता है। क्लियर। आगे एक्सक्रीशन की बात करें तो बैलेरी या फीकल के थ्रू या रीनल के थ्रू, किडनी के माध्यम से इन दवाओं को बाहर निकल जाता है। फीकल यानी मल के द्वारा एजिथ्रोमाइसिन को, और रीनल यानी पेशाब के माध्यम से जो रीनल किडनी के माध्यम से जो क्लेरथारियोमाइसिन होता है इनको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है बॉडी से। इंडिकेशन की बात करें कि इनमें इन दवाओं को दिया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एटिपिकल निमोनिया जैसे माइकोप्लाज्मा क्लैमाइडिया लेजिनोनेला में, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में दिया सकता है, या STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में दिया जा सकता है जैसे क्लैमाइडिया ट्रोकोमाइटिस में। हेमोफिलस पाइलोरी में दिया, इरेक्ट्रेशन में दिया जाता है जैसे क्या क्लैरिथाइरोमैक्सिन, इनको दिया जाता है इन दवा इस बीमारी को। ठीक है। क्लियर। आगे बात करेंगे डोज। इसके जो डोज होते हैं दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन के जो डोज होता है 250 से 500 mg ओरली दिया जाता है एवरी 6 घंटे में। क्लेरथारियोमाइसिन जो 500 mg ओरली दिया जाता है दिन में 2 बार। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिया जाता है 1 बार दिन में, और 250 mg अगर दिया जाएगा तो दिन में कितना दिया जाएगा, दिन में डेली दिया जाएगा 4 दिन तक। क्लियर। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो GI डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, जैसे नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। देखिए एडवर्स इफेक्ट, कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन ये सब आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं तो सब बैक्टीरिया को ही क्लियर कर रहे हैं। क्लियर। तो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग सिम्टम्स में लिए काम करते हैं। एडवर्स इफेक्ट और कंट्रा इंडिकेशन तब सबका सेम है। डोज भी आपको बस लिखना है कि अपने हिसाब से बना के, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। छोड़ के आपको नहीं आना है। आगे बात करेंगे हिपैटोटॉक्सिसिटी जो होगा, रेयर हो गया, क्या कोलेस्ट्रिक हिपैटिक हो सकता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलता है जैसे एरिथमिया रिस्क हो सकता है, हाइपरसेंसिटिविटी देखने को मिल सकता है जैसे रेसनेस, यूटिकारिया। क्लियर। आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन किसमें दवा को नहीं देंगे, जैसे नो हाइपरसेंसिटिव टू मैक्रो, अगर किसी को मैक्रोलाइट के क्या है, सेंसिटिविटी है। प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज, अगर किसी को पहले से लीवर की कोई डिजीज है। कॉम्बिनेंट ड्रग डेट प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, यानी क्वेश्चन विद एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन के साथ इन दवा को नहीं देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, लंबे समय तक क्या क्यूटी इंटरवल कॉज करवा देंगे। क्लियर। अब इसके आगे बात करेंगे दोस्तों, जो हमारे अगला कैटेगरी की मेडिसिन है जिसका नाम है फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक। तो हम बात करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन के बारे में। देखिए फ्लोरोक्विनोलोन एक सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोसाइडल मतलब कहने का मतलब है बैक्टीरिया को किल कर देगा, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे ऊपर काम करेगा। इसकी डिस्कवरी की बात करें दोस्तों तो 1960 ईस्वी में नालिक एसिड से इसको डिस्कवर किया था, जो कि मॉडर्न फ्लोरोक्विनोलोन डेवलप्ड जो हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। तो ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, यानी जो बैक्टीरिया होंगे उनमें क्या करेगा, डीएनए बनने से रोक देगा, जिसके कारण क्या इनहिबिट डीएनए गायरेज को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। मेनली कौन सा, जो टोपो आइसोमरेज सेकंड होता है और टोपो आइसोमरेज फोर्थ, इन दोनों एंजाइम की मदद से क्या करता है, डीएनए गारेज को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। यानी कहने का मतलब है डीएनए गारेज एंजाइम नहीं बन पाती है, जिसके कारण डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो दोस्तों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर, यानी प्रीडोमिनेट यानी मेनली किस पर काम करता है, ज़्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर, और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर, एटिपिकल पैथोजन पर भी ये काम करते हैं, यानी इनको किल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग ऑन पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। ये कह रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसकी कंसंट्रेशन अधिक
मात्रा में दे दिया जाए तो बैक्टीरिया को किल करा देगा, और साथ में पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी शो करेगा। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट आपको लोगों को बता दिए हैं, यानी जैसे एंटीबायोटिक लिए तो उसके कुछ लंबे समय तक एंटीबायोटिक का इफेक्ट हमारी बॉडी पे रहेगा, यानी जो कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रही है तो बैक्टीरिया के ग्रो को रोक देगा। एक देखो फ्लोरोक्विनोलोन क्या है, गुड ओरल बायोबिलिटी, कहने से मतलब है अगर इसको हम ओरल के माध्यम से लेते हैं तो इसकी बायोबिलिटी अधिक होती है, यानी कहने से मतलब है कि जो अधिक से अधिक अमाउंट में आप ड्रग है आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है अगर आप इसको ओरल के माध्यम से भी अगर आप इस दवा को लेते हैं। यूज किया जाएगा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जीआई इन्फेक्शन के लिए यानी गैस्ट्रो इन्फेक्शन के लिए, और साथ में रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करेंगे दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन देखिए इसके जनरेशन के हिसाब से, तो फर्स्ट जनरेशन में जो आता है नैलेक्सिडिक एसिड आता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, और मेनली किसमें, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों सेकंड जनरेशन में क्या आता है, सिप्रोफ्लक्सविन आता है, ओफ्लक्सविन आते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करते हैं। यूज किया जाएगा यूटीआई में, जीआई इन्फेक्शन में, स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन में। अब बात करेंगे दोस्तों अगला जो है इसमें थर्ड जनरेशन जो होता है लियोफ्लक्सविन होता है, स्पारोफ्लक्सविन होता है जो कि स्पेक्ट्रम में अगर बात करें तो इम्प्रूव कर देता है ग्राम पॉजिटिव कवरेज, यानी जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनको किल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और यूज किया जाएगा रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे फोर्थ जनरेशन में आता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन। अब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का नाम सुने ही होंगे। देखिए ये क्या होता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है जो कि फोर्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक है, जो कि स्पेक्ट्रम की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया को कवर करता है, यानी ऐसी बैक्टीरिया जिनको लाइफ स्पेन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऐसी बैक्टीरिया को भी ये किल करवा देता है, और यूज किया जाएगा रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के अंतर्गत। मगर जब एक्शन की बात करें दोस्तों तो इसका जो टारगेट क्या होता है, डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज को बनने से रोक देना। हमारा क्या है, डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज एंजाइम को बनने से रोक देंगे, जिसके कारण क्या डीएनए का सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगा। तो एक्शन क्या होगा, प्रिवेंट करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन अगर प्रिवेंट कर देते हैं तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, बैक्टीरियल क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, बैक्टीरियोसाइडल। और रेजिस्टेंस की बात करें तो म्यूटेशन इन टारगेट एंजाइम इन्फ्लक्स पंप के माध्यम से इसमें बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हम बात करेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एक्सलेंट ओरल बायोअवेलेबिलिटी होता है, यानी कह रहे हैं अगर मुंह के थ्रू अगर जो दवा को अगर लेते हैं तो 80 से 100% तक इसकी बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। गुड टिश्यू पेनिट्रेशन, और हमारी टिश्यू को अच्छे से क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है, यानी अंदर तक हमारी बॉडी हमारे स्किन के अंदर तक पहुंच जाता है, टिश्यू तक पहुंच जाता है। हम बात करेंगे इसके मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म हम सब जानते हैं मेनली जो भी दवाएं होती हैं उनका क्या होता है, लिवर के साथ होता है मेटाबॉलिज्म, लिवर में मेटाबोलाइट होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो हम सब जानते हैं किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो किडनी के माध्यम से सिप्रोफ्लॉक्सासिन और बाइलेटरी के माध्यम से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का एक्सक्रीट आउट होता है। चिलेटिंग एजेंट के साथ जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम फेरस के साथ अगर इसकी रिड्यूस एब्जॉर्प्शन कहने के अगर कोई आप किलेटिंग एजेंट ले रहे हैं, अगर मतलब जब दवा रहे हैं दवा के साथ कोई ऐसा चीज़ सब्सटेंस खा रहे हैं जिसमें अगर कैल्शियम है मैग्नीशियम है फेरस है, तो उसके साथ इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कहने का मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो हमारी बायोअवेलेबिलिटी भी कम देखने को मिलेगी। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके इंडिकेशन, यानी किसमें इन दवाओं को देना है, हम पहले भी अभी देख चुके हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन में और एंथ्रैक्स के इन्फेक्शन में इनको दिया जाएगा। आगे बात करेंगे इसके डोज की। डोज में क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो दिया जाता है 500 mg ओरली मतलब पर डे दिया जाता है, और उसके बाद जो लिवोफ्लॉक्सासिन होता है 500 से 700 mg दिया जाता है दिन में एक बार, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 400 mg दिन में एक बार दिया जाता है। जो डोज का एडजस्टमेंट होता है रीनल यानी किडनी के इम्पेयरमेंट के हिसाब से दिया जाता है, यानी कहने का मतलब है जो भी किडनी की बेसिक नीड होती है, यानी कहने का मतलब किडनी जो एक्सक्रीट आउट कर देता है, अगर आपकी किडनी अगर प्रॉपर अच्छे से फंक्शन है, अच्छे से काम कर रही है तो डोज उस हिसाब से दिया जाएगा, नहीं तो उसकी डोज को एडजस्टमेंट करके दिया जाता है। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो जीआई डिस्टर्बेंस हो सकता है जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। सीएनएस में इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे आपको हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, इंसोम्निया, नींद नहीं लगेगी, सीजर्स जैसे दौरे जैसे समस्याएं देखने को मिलेंगी। म्यूकोस्केलेटल भी हो सकता है जैसे टेंडाइटिस
होता है, टेंडन रप्चर हो सकते हैं, क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, जैसे अर्थ्यामिस होता है, लंबे समय तक आपके साथ ये समस्या बनी रहेगी। फोटो सेंसिटिव हो सकते हैं, इससे सनबर्न रिस्क भी देखने को मिल सकता है। कंट्राइंडिकेशन यानी कि परिस्थितियों में दवा को नहीं देना है। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिव है फ्लोरोक्विनोलोन से तो नहीं देंगे। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे इसको नहीं देंगे। कार्टिलेज टॉक्सिसिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है। छोटे बच्चों में नहीं देंगे जो 18 साल के नीचे हैं। इसमें टेडिनोपैथी रिस्क क्रिएट कर सकता है। प्री एग्जिस्टिंग क्यूटी प्रोलॉन्ग, अगर आपको किसी बीमारी से लंबे समय तक किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो भी इस कंडीशन में दवाओं को नहीं देंगे। ठीक है, ये तो हमारा जो कैटेगरी की मेडिसिन थे हमारे यहीं खत्म हो जाता है। अगला कैटेगरी की हमारा मेडिसिन है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड को हम पढ़ेंगे अपने दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अपनी सल्फोनामाइड के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।